गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आगे वो लाइन नहीं बोलूँगा क्योंकि कमेंट्स में ऑलरेडी किसी ने लिख दिया आई एम योर कोच दीपक वाधवा हेयर, तो आप लोग जानते ही है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। मैं दीपक वाधवा। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? आज हम बात करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जो है किसके बारे में? खरपतवार के बारे में। हमारे जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए हम जो क्लासेस लेके आते हैं हर रविवार को सुबह 10 बजे, उसमें हमने जो पिछला टॉपिक पूरा किया था वो कौन सा किया था आपका? वो हमने किया था खाद और उर्वरकों का। 3 भागों के अंदर हमने उस टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे किसकी? खरपतवारों की। इसे भी 2 या 3 भागों के अंदर हम पूरा टॉपिक खत्म करेंगे, प्लस साथ साथ आपको नोट्स भी देते जाएंगे, है ना। आपको नोट्स लेने पड़ रहे थे तो एक प्रॉब्लम भी आ रही थी। मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं हमारी क्लास का। हमारी ये जो क्लासेस होती है ये किन के लिए होती है? हमारी ये क्लासेस उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? जो तैयारी कर रहे हैं हमारे BHU एग्जाम की, या फिर तैयारी कर रहे हैं किसकी? जेट एग्जाम की या फिर ICR एग्जाम की, है ना। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम हिंदी भाषा में हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए क्लासेस लेके आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? मैंने क्लासेस के लिए हमेशा से आपको बोला था कि PDF मिल जाएगा, आपको हर हफ्ते मैसेज करना पड़ता है। तो हमने क्या सोचा कि एक ग्रुप बना दिया जाए सिर्फ हिंदी माध्यम छात्रों का, है ना। तो आप एक चीज का तो ध्यान रखें, मैं ग्रुप के लिए जब नंबर दे रहा हूं तो सब लोग मैसेज ना करें। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं सिर्फ वही लोग मैसेज करें, ताकि हम आपके ग्रुप के अंदर सिर्फ आपको हिंदी का PDF दे सके। तो जिनको ग्रुप के अंदर ऐड होना हो, है ना, तो आप क्या करें? आप अपना नाम लिखें जो आपका नाम है, फिर अपने कॉलेज का नाम लिखें, अपनी सिटी का नाम लिखें। 3 नाम लिखने हैं, आपका नाम, कॉलेज का नाम, सिटी का नाम। उसके बाद ब्रैकेट में लिख दे हिंदी माध्यम। मैसेज आपको हिंदी के अंदर करना है, इंग्लिश में नहीं करना, क्योंकि आप हिंदी माध्यम के तो हिंदी आपको आती है। और सेंड कर दे हमारे इस नंबर पे 7300119702 पे। ग्रुप के लिए बता रहा हूं, जिनको ग्रुप में ऐड होना होगा। बाकी हम ट्राई करते हैं आपका जो लेक्चर है वो जितना ज्यादा कवर कर सके आज के सेशन में कवर करेंगे। बट हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसको एक ही पार्ट में कवर कर दिया गया तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। तो आज आपको होमवर्क भी देके जाऊंगा, ताकि अगले हफ्ते जब वापस आऊं तो आप अपने होमवर्क पे काम कर सको। बिकॉज आप जब पढ़ोगे तो आपको ज्यादा चीजें लर्न होती है, फिर जो आपके डाउट्स बच जाएंगे उनके साथ साथ अगली क्लास में आ जाएंगे। और कोशिश करेंगे कि 3 भाग नहीं 2 भागों के अंदर आपका जो टॉपिक है उसे पूरा कर दिया जाए। चलो, तो नंबर आपने नोट कर लिया। ग्रुप के लिए कैसे करना है उस चीज का ध्यान रखें। अपना नाम, कॉलेज का नाम, सिटी का नाम और ब्रैकेट में लिखें हिंदी माध्यम। आपको ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे। ये वाली जो क्लासेस की PDF है और जो एक्स्ट्रा नोट्स हैं आपको वही ग्रुप में प्रोवाइड करते रहेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं आपका क्लास, है ना। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? खरपतवार। जब खरपतवार की बात करते हैं, पहले तो एक बेसिक सी माइंड के अंदर इमेज होनी चाहिए कि खरपतवार क्या होते हैं, है ना। खरपतवारों के लिए बोलूं तो ये क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स, मतलब अवांछित पौधे होते हैं। अवांछित का मतलब क्या हुआ? आप क्लास लेना चाहते हो, ये तो वांछित है ना। लेकिन आप इस टाइम पे क्लास ले रहे हो और बाहर से क्या हो रहा है? बाहर से मोटरसाइकिल, कार का शोर आ रहा है, हॉर्न आ रहा है, पी पी पी, वो आपके कानों में धक्के से घुस रहा है। आप चाहते नहीं हो लेकिन वो आ रहा है कानों के अंदर। वो क्या है? वो अवांछित है। तो ऐसे ही क्या होता है, हम जब खेत के अंदर जुताई करने के बाद बुवाई वहां पे करते हैं, तो बुवाई हम करते हैं हमारी व्यापारिक फसलों की, हमारी कमर्शियल क्रॉप की। लेकिन उन्हीं कमर्शियल क्रॉप, उन्हीं व्यापारिक फसलों के अंदर क्या होता है? कुछ अवांछित पौधे जो वांछित नहीं है, हमने नहीं लगाया है, वो अपने आप लग जाते हैं। वो जो अवांछित पौधे हैं या जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें ही बोला जाता है खरपतवार। तो समझ पाए खरपतवार क्या होता है? तो जब खरपतवार की बात करेंगे तो खरपतवार क्या है जी? खरपतवार वो है जो बिना उगाए उग गए हैं, अवांछित पौधे हैं और हमारी फसलों को नुकसान कर रहे हैं। चलो नुकसान ना करें फिर तो ठीक है कि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बहुत नुकसान भी करते हैं, इसीलिए हमें इन्हें फसलों में से निकालना पड़ता है, हटाना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड है, जिन मेथड को यूज करते हुए, उपयोग में लाते हुए हम क्या कर सकते हैं? इन पौधों को, इन अवांछित पौधों को वहां से हटा सकते हैं। उसकी बात भी करें कैसे हटाते हैं, लेकिन पहले बस आप इस वर्ड का मतलब समझ लीजिए कि जो खरपतवार वर्ड है, खरपतवार का मतलब क्या होता है, तो आप समझ गए। कोई एक खरपतवार का नाम आपके चैट बॉक्स के अंदर लिखिए, है ना। और खरपतवार का नाम कौन से लिखना? जो आपने देखा हो। आप हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, और हो सके तो उसका वैज्ञानिक नाम लिखो, लेकिन सिर्फ वो वाला खरपतवार लिखना जो आपने देखा हो। मैं ऐसा क्यों करता हूं? आपने देखा होगा मेरी क्लास में बहुत ज्यादा एनिमेशन में यूज करता हूं, है ना। इन चीजों को बनाने में, पढ़ाने में मुझे 1 घंटा लगता है, लेकिन इसको बनवाने में 4-4 घंटे लग जाते हैं, सिर्फ इसीलिए
ताकि आप बच्चे ना इन चीजों को कनेक्ट कर पाए। अच्छा, खरपतवार वो जो मैंने देखा था वो होता है। तो आप अगर अपना देखा हुआ खरपतवार देखेंगे ना, लिखेंगे ना, तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा। इसीलिए ये सब एनिमेशन होता है कि आप देख के जब पढ़ोगे ना चीजों को, जब कलरफुल पढ़ोगे, क्योंकि किताबों के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन किताबों से समझ क्यों नहीं आता था कि हमने ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ा हुआ है ना। कलरफुल पढ़ते हुए चीजें याद रहती है। और पढ़ाई बढ़ाई मत किया करो, चीजों को आनंद में अपूर्ण याद किया करो, है ना, एंजॉय किया करो कि नहीं यार ये स्टडी थोड़ी है, ये तो मेरा पार्ट है, मैंने 11वीं 12वीं कक्षा के अंदर पढ़ा है, मैं आगे भी पढ़ने वाला हूं, तो इनको एंजॉय करो। पढ़ाई समझ के मत पढ़ो, ये समझो कि यही तुम्हारा भविष्य है। और समझो क्यों, यही तो बात है, भविष्य आपका यही है, तो इन चीजों को एंजॉय किया करो। चलो, अब आपने जो खरपतवार देखे हैं उनके नाम आपने सामने लिख दिए हैं। मैं एक बार नाम देखना, तो आप क्या लिख रहे हैं? कांग्रेस ग्रास लिख रहे हैं, ठीक है ना, मतलब आपका पार्थेनियम जो हो गया, चिनोपोडियम एल्बम लिख रहे हैं आप, मोथा आप लिख रहे हैं, ओके ठीक बात है। और कुछ भी, साइप्रस रोटेंडस आप लिख रहे हैं, ओके। गाजर ग्रास लिखा, ओट लिखा गया, गेहूं का मामा, वेरी गुड। मुझे ये आंसर अच्छा लगा क्योंकि गेहूं का मामा भी लिखा इन्होंने, और ऋषभ जी ने साथ में फ्लेरिस माइनर भी लिख दिया, उसका साइंटिफिक नेम भी लिख दिया। ऋषभ जी, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और करना चाहूंगा, अगर आप कर पाएंगे तो मजा आ जाएगा। आपने लिखा कि गेहूं का मामा और साथ में ब्रैकेट में लिखा फ्लैरिस माइनर। मुझे ये बता दो ये कौन से टाइप का वीड है ना, कौन से टाइप का खरपतवार है? कुछ अलग अलग नाम आपने पढ़े होंगे, है ना, मिमिक्री वीड होते हैं, ऑब्जेक्शनेबल वीड होते हैं, नोक्शियस वीड होते हैं। ये कौन से प्रकार का खरपतवार है? बाकी बच्चे क्या लिख रहे हैं? ओके, एविना फटुआ लिख दिया, फिर आपने बथुआ लिखा, साइनाडोन डेक्टाइलोन, शाबाश, बहुत इजी सा है ना। अमरैंथस स्पीशीज आपने लिख दिया, क्रिश्चियन नील आपने लिखा, बिल्कुल ठीक है ना। फिर आपने क्या लिखा है? गाजर घास, फ्लैरिस माइनर, ओके ठीक है। चटरी मटरी, बिल्कुल ठीक है ना, शाबाश। ऐसे ही आंसर चाहिए, फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी नाम लिखो, लेकिन बस आपको आना चाहिए। एंड वेरी गुड, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका भी आप आंसर लिख रहे हैं, है ना। गेहूं का मामा जो उसे मिमिक्री वीट बोलते हैं। ये मिमिक्री खरपतवार का मतलब क्या होता है? जो नकल करता है, क्योंकि गेहूं का जो मामा होता है वो हमारे गेहूं के पौधे जैसा ही दिखता है, इसीलिए उसे क्या बोल देते हैं? उसे मिमिक्री वीड बोल देते हैं। ठीक बात है, समझ गए? चलो, खरपतवार सभी को समझ आ गया, अब आगे चलते हैं, है ना। कुछ बच्चे काफी सारे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, बहुत इंप्रेसिव, है ना। आप ऐसे ही बस जोरों शोरों से लगे रहे, चैट में नहीं लगे रहे, समझते भी रहे, और जब पूछा जाए फिर आंसर देते रहे। अब स्टार्ट करते हैं, खरपतवार क्या होते हैं। तो आप देखिए ना, यहाँ पे इमेज छोटी सी आपको दिख रही होगी, आपको पता है ये जो फील्ड है, यहाँ पे बहुत सारे अनवांटेड प्लांट, अवांछित पौधे भी लग जाएंगे। ये जो अवांछित पौधे हैं, है ना, ये अवांछित पौधे क्या होते हैं? इनको खरपतवार बोलते हैं। कहा गया वह अवांछित पौधे जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं, है ना। देखो, बोए नहीं आपने, जो आपने बोए हैं वो तो वांछित है, तभी तो उनका बीज लगाया हमने, लेकिन ये बिना बोए उगे, ये अवांछित है। तो इसने कहा अवांछित पौधे जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं तथा जिनके उपस्थिति से किसानों को लाभ की तुलना में हानि ज्यादा होती है। लाभ होता तो कोई दिक्कत नहीं था, कुछ ऐसे भी खरपतवार हैं जिनसे लाभ भी होता है, उनका भी आज की कक्षा के अंदर जिक्र करेंगे हम। लेकिन अभी तो बात यह है कि अगर सारे खरपतवारों को देखा जाए तो लाभ कम और हानियां इनसे ज्यादा होती है। वीड शब्द जो है, खरपतवार जो शब्द है, उसका जो प्रयोग है, जो पहली बार जिन्होंने दिया था वो किन्होंने दिया था? जेंथ्रो टुल ने दिया था। आपने ये नाम सुना भी होगा, नहीं सुना तो प्लीज आप इसको नोट कर ले। जो वीड शब्द है वो पहली बार दिया किसने था? जेंथ्रो टुल ने, है ना। अगर हम टिलेज की बात करते हैं, टिलेज का मतलब क्या होता है बच्चों? टिलेज का मतलब भू परिष्करण, है ना, हमारी भूमि के अंदर क्या करना? जुताई करना। तो मुझे ये बता दो, फादर ऑफ टिलेज, भू परिष्करण के पितामह किसे कहा जाता है ना। भू परिष्करण की अगर बात करेंगे तो भू परिष्करण के जो फादर हैं, जो पितामह हैं, वो किन्हें कहा जाता है ना। ये तो आपने बता दिया कि जो आपका क्या है, खरपतवार शब्द है वो सबसे पहले किन्होंने यूज किया था, किन्होंने उपयोग में लाया था, या फिर किन्होंने दिया था? खरपतवार वर्ड जो है वो जेंथ्रो टुल ने दिया था। लेकिन अब जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि फादर ऑफ टिलेज, टिलेज का मतलब भू परिष्करण, भू परिष्करण का मतलब मिट्टी के अंदर उथल पुथल करना, मिट्टी के अंदर क्या करना? डिस्टर्बेंस करना, जिससे क्या हो जाए? मिट्टी आपकी जुताई के बाद बुवाई योग्य हो जाए, है ना। क्योंकि हमारी मिट्टी जो है वो हमेशा सही परिस्थितियों में नहीं होती है, तो बुवाई करने के लिए उससे पहले हम जो जुताई करते हैं, जो हल चलाते हैं, उसके अंदर जो कल्टीवेटर चलाते हैं, उससे क्या हो जाता है? मिट्टी की दशा उपयुक्त हो जाती है ना। मिट्टी के दशा उपयुक्त हो जाने से उसमें बुवाई करा जाना आसान हो जाता है और हमारे पौधों का अंकुरण भी उसमें आसानी से हो सकता है।
चलो, मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा, जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, आप सब लोग उसका ठीक आंसर दे रहे हैं। अगर फादर ऑफ टिलेज की बात करते हैं, आप सब बच्चे ठीक है, फादर ऑफ टिलेज भी यही है जिन्होंने शब्द कौन सा, खरपतवार शब्द का पहली बार यूज किया। सो भू परिष्करण के पितामह, भू परिष्करण के जनक या फिर फादर ऑफ टिलेज जो है वो किन्हें माना जाता है? जेंथ्रो टूल को माना जाता है। जेंथ्रो टूल जो थे उन्होंने किताब भी लिखी है। जेंथ्रो टूल ने किताब कौन सी लिखी? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखें। जेंथ्रो टूल द्वारा लिखी गई जो किताब है उसका नाम क्या है? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। आगे बोला गया खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, है ना। मुझे बताओगे खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जो है ये कहां पे स्थित है? वैसे तो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो ईमानदारी से अगर आपको पता है तो आंसर बताएं। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जो है ये कहां पे स्थित है? चलो, आपने आंसर के अंदर लिख दिया है। अगर खरपतवार अनुसंधान निदेशालय की बात करें तो अनुसंधान निदेशालय जो है या फिर डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है। मध्य प्रदेश में ये कहां पे है? मध्य प्रदेश के अंदर ये जबलपुर के अंदर स्थित है। कौन आपका? आपका खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस। आगे चलते हैं। बोला गया सर्वाधिक खरपतवार नाशी का प्रयोग, है ना। सबसे ज्यादा जो हम खरपतवार नाशी मतलब हर्बिसाइड जो हैं उनका यूज कहां पे करते हैं? वो हम धान और कपास, कपास के अंदर भी बहुत सारे होते हैं, आपको पता होगा। पहले आपने नाम सुना होगा किसका? बीटी कॉटन का सुना हुआ है। ये सब बच्चे जानते हैं, पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं, आपको पता है बीटी कॉटन क्या होता है। लेकिन आजकल ना एक नया चर्चा चल रही है HT बीटी कॉटन के बारे में, है ना। अब हिंदी के अंदर इसको नहीं बता सकता मैं, क्योंकि अभी तो चर्चा ही चल रही है और जब चर्चा चलती है तो अंग्रेजी में चलती है, हिंदी में नहीं चलती है। मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा ये क्या है। HT बीटी कॉटन जो है ना ये क्या है? हर्बिसाइड टॉलरेंस। इसका मतलब क्या होता है? हर्बिसाइड टॉलरेंस का मतलब होता है शाकनाशी सहिष्णु। आपको खड़ी फसल के अंदर जब कपास के अंदर शाकनाशियों का प्रयोग करना पड़ता है तो शाकनाशियों के प्रयोग से हमारी जो कपास है उसको भी नुकसान होता है। तो आजकल एक नई कपास बना दी गई है जिसका शाकनाशी से कोई नुकसान नहीं होगा, तो आप खड़ी हुई फसल में बड़े आराम से शाकनाशियों का प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन ये जो है ये GM क्रॉप है बच्चों। GM क्रॉप का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड, है ना, जिनमें अनुवांशिक चेंजेस, अनुवांशिक क्या किया गया है? परिवर्तन किए गए हैं। तो ये क्रॉप जो है अभी तक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रयोग में लाए जाने के लिए अप्रूव नहीं करी है। कौन सी वाली? HT बीटी। बीटी कॉटन अप्रूव्ड है, बीटी कॉटन यूज होती है, उपयोग में लाई जाती है, लेकिन HT बीटी कॉटन जो है वो उपयोग में नहीं लाई जाती, है ना। जो सर्वाधिक खरपतवारों की बात करें तो मैंने आपको बोला धान और कपास के अंदर, है ना। धान कहिए, आप पैडी कह दीजिए, चावल कहिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो सर्वाधिक जो है वो किसके अंदर? धान के अंदर करी जाती है। सर्वाधिक कीटनाशियों का जो प्रयोग है, देखो इंसेक्टिसाइड जो है वो कहां पे, कीटनाशी जो कहां पे किए जाते हैं? वो कपास के अंदर सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया खरपतवारों की विशेषताएं। यहां पे जाने से फिर आपसे पूछेंगे, है ना, जब बात करें किसकी? आपके खरपतवारों की, तो खरपतवारों की बहुत सारी विशेषताएं हैं, है ना। मैं पढ़ाने वाला एक ही दिमाग हूं, आप तो पढ़ने वाले 400 दिमाग हैं इस टाइम पे। फटाफट से जरा लिख के दिखाओ खरपतवारों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। और मैं ये सब पता किस लिए करता हूं? आपसे क्वेश्चन क्यों पूछता हूं? आपसे क्वेश्चन पूछता हूं आपके लिए, क्योंकि आप जो कमेंट्स के अंदर लिखेंगे ना, सिंपल सी बात है, एक दिमाग जितना कर सकता है ना, 400 दिमाग मिलके उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। तो फटाफट से एक एक आंसर लिखिए और 400 आंसर बन जाएंगे 1 मिनट के अंदर। जबकि यहां पे तो कितने होंगे? 10, 12, 15, 20, इससे ऊपर तो नहीं हो सकते ना। तो आप एक बहुत बड़ी टीम है, आपके अंदर बहुत पावर है, बस हमें इस पावर को पहचानना पड़ेगा। तो जल्दी से आ जाए, लिखे कि खरपतवारों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है ना। कि जैसे मैं एक विशेषता बताता हूं कि कम पानी के अंदर भी उनकी मृत्यु नहीं होती है। पानी कम होगा तब भी वो खरपतवार जो है वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हमारी जो मेन फसल, मुख्य फसल जो होती है उसके पौधे मर जाते हैं, लेकिन इनके पौधे नहीं मरते। ये इनकी विशेषता है, कम पानी के अंदर भी ये क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। अब मैं आपके आंसर पढ़ता हूं, आप देखना कितने सारे आंसर अच्छे से लिख देंगे। बोला गया कि ये सोइल इरोजन कम करते हैं। चलो ये उनका फायदा हो गया, है ना, ऑफ कोर्स ठीक बात है। मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जर्मिनेशन कैपेसिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है ना, अंकुरण क्षमता जो है वो उनकी ज्यादा होती है, कहीं पर भी ग्रो हो जाते हैं ये, है ना। फिर अधिक बीज उत्पादन, इनका बीज उत्पादन बहुत होता है, फास्ट ग्रो करते हैं ये। इनकी जो लाइफ साइकिल है वो छोटी होती है,
है ना, जो इनका जीवन काल है, जो जीवन चक्र है, वो क्या होता है, वो इनका कम होता है, कम पानी के अंदर ये ग्रो कर जाते हैं। इनकी जड़ें जो होती हैं वो लंबी होती हैं। ड्रोट टॉलरेंस मतलब अकाल जो है, पानी की कमी जो है उसके अंदर भी ये ग्रो करते हैं। इनके अंदर रेजिस्टेंसी है ना, मतलब सहिष्णुता ज्यादा होती है, बीमारियों के प्रति खराब नहीं होते, किसी भी वातावरण में रह सकते हैं। देखा आपने है ना, आप 400 लोग मिलके कितना सारा आंसर कर देते हैं ना। तो बात यही, आप लोग टीम है, अपनी पहचान को, अपनी जो पावर्स है उनको पहचानिए। चलो अब मैं बताता हूँ कौन कौन से इनकी विशेषताएं हैं, है ना। बट एक बात मैं नोटिस कर रहा हूं, वो क्या नोटिस कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं हिंदी के अंदर पढ़ाऊं, लेकिन आप सब लोग अंग्रेजी में कमेंट कर रहे हैं, है ना। तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कम करें, क्योंकि हमारी जो क्लास है ये हिंदी माध्यम की है, तो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते रहें ताकि हमें भी लगे कि आपको भी हिंदी आती है। क्योंकि हम जब भी पढ़ाते हैं तो हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो यहाँ पे अंग्रेजी भाषा होती है और पढ़ाया हिंदी में जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए हम क्लासेस लेके आते हैं स्पेशल, कौन से वाली, हिंदी टू हिंदी वाली। तो आप लोग हिंदी ना लिखिए, फिर लगता है कि बच्चों को हिंदी नहीं आती। तो आप हिंदी भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि आपको पता है हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आगे चलते हैं, खरपतवारों की विशेषताओं की बात करते हैं। पहली जो विशेषता है वो क्या है, अधिक बीज उत्पादन होना, है ना। इनका जो बीज उत्पादन आप देखिए ना, जंगली चौलाई यार इतने सारे 1,96,000 मतलब 2 लाख तक बीज क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है ना। बथुआ 72,000, अमर बेल आपका 16,000 पे है, फिर आपका मकोई हो गया, ओरो बैंक हो गया, स्ट्राइगा, फिर आपका फ्लैरिस माइनर हो गया, चावल जंगली चावल जो हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया। तो देखो ना यहां से आप देखो कितने ज्यादा ये बीजों का उत्पादन कर पा रहे हैं, है ना। तो ये बीजों का उत्पादन ज्यादा करते हैं, ये भी नुकसान है, क्योंकि एक बार अगर आपके खेत के अंदर लग गए तो अब क्या होने वाला है, अगर एक बार आपके खेत के अंदर लग जाएंगे तो बहुत सारे और पौधे ये उत्पादित कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे आपको नुकसान होने वाला है। तो पहली खरपतवारों की विशेषता क्या हो गई, अधिक बीजों का उत्पादन करते हैं ये। दूसरी विशेषता की बात करते हैं, अधिक गहरी जड़ें होना। ये भी आपने मुझे कमेंट में बता दिया, है ना। इनकी जड़ें क्या होती है, गहरी होती हैं। अब गहरी जड़ों से फायदा क्या होता है, देखो अगर मैं ये बोलूं कि मेरा प्लांट यहां लगा हुआ है और जड़ें नीचे जा रही है, एक पौधे की जड़ें यहां तक गई, दूसरे पौधे की जड़ें यहां तक गई, तीसरे पौधे की जड़ें यहां तक गई, तो देखो ना ये जड़ यहां तक आई है, ये वाली जड़ यहां तक आई है और इधर वाली जड़ यहां तक आई है। अब बताओ ज्यादा पानी कौन ले पाएगी, ज्यादा पानी ये ले पाएगी, उससे कम ये, सबसे कम ये। ज्यादा पानी अगर ले पा रही है तो जो न्यूट्रिएंट है, जो पोषक तत्व है, वो भी तो ये ज्यादा ले पाएगी, है ना। तो न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों को ज्यादा ले पाती है, तो न्यूट्रिएंट और पोषक तत्वों को जब ये ज्यादा ले पाएगी तो बच्चों इसे दोनों चीजों में फायदा हो जाएगा। कौन सी दोनों चीजों में इसे फायदा हो जाएगा, किसके अंदर इसे फायदा होगा, आपके पानी के अंदर भी और पानी के साथ साथ पोषक तत्वों को लेने के अंदर भी फायदा हो जाएगा। तो इससे ये लंबे समय तक हमारे खेत के अंदर बने रहेंगे। तो दूसरी विशेषता क्या आ गई, अधिक गहरी जड़ें होना। खरपतवारों की जड़ें फसल के पौधों की अपेक्षा अधिक गहराई तक जाती है। जैसे कांस, हिरणखुरी की जड़ें 4 से 6 मीटर। आप समझते हैं 4 से 6 मीटर कितना होता है, देखिए ये ऑलमोस्ट 1 मीटर है। अब इसका 6 गुना लगाइए सर, कितना ज्यादा हो गया, है ना। तो 6 गुना जब नीचे जाएंगी तो ये मरने वाले नहीं है जल्दी से, है ना। और इवन अगर आपने इनको ऊपर से तोड़ भी दिया तब भी दोबारा से ग्रो कर जाएंगे, है ना। तो कांस हिरणखुरी की जड़ें जो है 4 से 6 मीटर तक जाकर पोषक तत्वों व नमी का अवशोषण करती है। तो देखो ना, जो पोषक तत्व आपके, जो न्यूट्रिएंट है और जो नमी है, उसका अवशोषण कहां तक, 4 से 6 मीटर तक। जबकि हमारी फसलों की बात करें ना, हमारी फसलों की जड़ें तो ज्यादा से ज्यादा कितने तक जा सकती है, 1 मीटर तक। हाँ, कपास की जड़ें थोड़ी गहरी होती है, वो 1 से 2 मीटर तक चली जाती है, बट जनरली, है ना, सामान्यतः जो जड़ें हैं वो कहाँ, 1 मीटर तक जाती है। तो हमारी फसलें तो 1 मीटर तक से पानी ले पा रही है, ये तो 6 मीटर तक चली गई। तो ये भी इनकी विशेषता है, इसीलिए ये लंबे टाइम तक बने रहते हैं। तो पहली विशेषता कौन सी होगी, इनका अधिक बीजों का उत्पादन करना। दूसरी विशेषता कौन सी हो गई, इनकी जड़ों की गहराई ज्यादा होना। तीसरी विशेषता कौन सी है, बीजों की अधिक जीवन क्षमता। ऐसा भी तो होता है, हमारे जो बीज हैं वो सुषुप्तावस्था के अंदर, है ना, डोरमेंसी के अंदर चले जाते हैं अगर उन्हें अनुकूल वातावरण ना मिले तो। लेकिन इनके साथ है कि इन्हें अनुकूल नहीं, प्रतिकूल वातावरण भी मिला, है ना, एडवर्स कंडीशन भी मिली, तब भी ये जीवित रहते हैं, तब भी ये सरवाइव कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रतिकूल अवस्थाओं के अंदर भी जीवित रह सकते हैं। तो इनकी जो बीजों की जीवनावधि है, जो जीवन काल है इनका, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। बोला खरपतवारों के बीजों की क्षमता
तथा अंकुरण क्षमता फसल के बीजों से अधिक होती है ना। तो जो आपके खरपतवार है उनकी जो बीजों की क्षमता है और जो अंकुरण क्षमता है वो हमारी सामान्य फसलों से कहीं ज्यादा होती है। जैसे बथुआ, जंगली चौलाई, हिरणखुरी के बीज जो है 50 वर्ष, मोथा 20 वर्ष, जंगली सरसों 30 से 40 वर्ष और कमल ओहो 1000 वर्ष तक जीवित रह सकता है। अब खुद सोचिए हमारी फसलें रह सकती है 50 साल तक जिंदा? बिल्कुल नहीं। उनके जो बीज हैं 50 साल के 5 साल तक नहीं रह पाते, ये तो हजारों सालों तक की बातें चल रही है। तो सोचो ये कितने पावरफुल हैं, कितने स्ट्रोंग है हमारी नेचर में ग्रो करने के लिए। इसीलिए तो जाते नहीं है, जो भी फसल लगाओ ये तो घूम फिर के वहां पे आ जाएंगे। तो तीसरी विशेषता क्या होगी? हमारे जो खरपतवार है उनकी तीसरी विशेषता हुई बीजों की जीवन क्षमता क्या होना? अधिक होना। आगे चलते हैं, अगली विशेषता क्या आ गई? फसलों व खरपतवारों के बीजों में समानता, है ना। यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी समस्या आती है और मैं इस समस्या के बारे में आपसे क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा, बट पहले बता दूंगा फिर आपसे प्रश्न पूछूंगा। बोला गया फसलों व खरपतवारों के बीजों में समानता मतलब जो हमारी मुख्य फसल है उसके बीज और जो हमारी खरपतवार है उसके बीज दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, है ना। पहले तो आपने मुझे बताया था मिमिक्री खरपतवार, मिमिक्री वीड। मिमिक्री खरपतवार का मतलब क्या होता है? जब आपका मुख्य फसल का पौधा और खरपतवार का जो पौधा है वो दोनों एक जैसे दिखें। लेकिन यहाँ पे वो मिमिक्री वीड नहीं है, मिमिक्री खरपतवार नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं पौधे की नहीं, पौधे के बीजों की। तो यहाँ पे मुख्य फसल का बीज और आपके खरपतवार का बीज एक जैसा होता है। बोला गया सत्यानाशी। सत्यानाशी जानते हो ना? आर्जीमोना मैक्सिकाना नहीं जानते? ये देख लो सामने है ना, आपने इसे सत्यानाशी बोला होगा, आर्जीमोना मैक्सिकाना इसका वैज्ञानिक नाम है। तो जब बात करते हैं किसकी? बात करते हैं सत्यानाशी की। सत्यानाशी के बीज सरसों व जंगली जई के बीज के समान होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें आपत्तिजनक खरपतवार, ऑब्जेक्शनेबल वीड इन्हें कहा जाता है ना, आपत्तिजनक खरपतवार इन्हें कहा जाता है। तो ये आपत्तिजनक खरपतवार क्यों है बच्चों? क्योंकि इनका जो बीज है वो मुख्य फसल के बीज जैसा है। जब ये मुख्य फसल के अंदर बीज मिक्स हो जाते हैं तो इन्हें अलग किया जाना मुश्किल होता है। तो आपकी जो सरसों की फसल है, जो मस्टर्ड क्रॉप है, उसके अंदर जो आपत्तिजनक खरपतवार है वो क्या है? सत्यानाशी, या फिर वैज्ञानिक नाम क्या है? आर्जीमोना मैक्सिकाना। इसी तरह हमारी जो गेहूं की फसल होती है, जो हमारी व्हीट क्रॉप होती है, उसके अंदर भी क्या होता है? एक आपत्तिजनक खरपतवार होता है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है कॉन्वेवुलेंस आर्वेंसिस। आप अगर नहीं जानते तो हिंदी में आप उसे हिरणखुरी के नाम से बोलते होंगे। आपको सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, देखा आपने 100% ये हुआ है ना, देखा हुआ है ना आप लोगों ने। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो ये बताओ यस और नो लिख के, क्या आपने इसे देखा हुआ था? है ना, ये वाला सत्यानाशी और दूसरा ये वाला हिरणखुरी। सत्यानाशी का मतलब आर्जीमोना मैक्सिकाना और हिरणखुरी का मतलब क्या हो गया बच्चों? हिरणखुरी का मतलब आपका कॉन्वेवुलेंस आर्वेंसिस। जो आपका सत्यानाशी है वो आपत्तिजनक खरपतवार है। किसके अंदर आपत्तिजनक खरपतवार है? वो आपका सरसों, मस्टर्ड के अंदर। और जो कॉन्वेवुलेंस आर्वेंसिस है ये आपत्तिजनक खरपतवार है किसके अंदर? गेहूं के अंदर। क्या आपने ये दोनों को देखा हुआ था? यस और नो? अब एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, कुछ समझदार बच्चों ने पहले ही आंसर कर दिया है। बड़ा अच्छा सा लगता है आप लोग जब इतने एडवांस हो जाते हैं ना। मैंने अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन पहले से ही आंसर लिख दिए गए हैं और किसी बच्चे ने बीच में सेंसर मैकेनिज्म भी लिखा हुआ है। बच्चों एक थोड़ा सा आपसे सहयोग भी चाहिए, वो ये, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि अब मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूं, लेकिन मैं सारे प्रश्नों का उत्तर कैसे देता पता है? क्योंकि अभी देखो इस साइड एक स्क्रीन लगी हुई जहां पे आपके कमेंट्स आ रहे हैं और ये सामने मेरे कैमरा है। मुझे आपको पढ़ाने के लिए कैमरा में देखना पड़ता है। मैं अगर इधर कमेंट्स वाली साइड देखूंगा तो फिर आपको अजीब लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि देखो अब मुझे देखने पड़ रहे हैं आपके कमेंट्स, अब मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं, स्क्रीन मेरे सामने है, लेकिन अब आपको ऐसे लग रहा है कि मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं तो कहीं और ही देख रहा हूं। तो आपको समझने में समस्या आएगी। तो आपके जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी आपके क्या होते हैं, संशय होते हैं, डाउट्स होते हैं, आप उनको संभाल के रखिए। जब हमारा लेक्चर लास्ट में एंड होगा उस टाइम पे आप अपने प्रश्नों को पूछिए, आपके सारे प्रश्न उत्तर किए जाएंगे। लेकिन अभी बीच में ना लिखें क्योंकि प्रश्न पढ़ने के चक्कर में यहाँ पे लेक्चर हमारा डिस्टर्ब होता है। मैं ऐसा हर क्लास के अंदर बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे समझ भी जाते हैं बट कुछ बच्चे फिर भी लिखते रहते हैं। तो मैं आपके प्रश्न का आंसर नहीं करूंगा, इससे अच्छा है कि आप लास्ट में पूछे, मैं सब आंसर करूंगा। चलो आपने देखा हुआ। अब मेरा बरसी में कासनी किसने लिख दिया? बिल्कुल आप ठीक लिख रहे हैं सर, है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब बात
बात करते हैं किसकी, आपके गेहूं के आपत्तिजनक खरपतवार की। तो गेहूं का जो आपत्तिजनक खरपतवार है आपका हिरणखुरी या फिर कॉर्बोवलस आर्वेंसिस, इससे क्या हुआ था बच्चों, दिल्ली के अंदर 1998 के अंदर, है ना, एक क्लिनिकल डिसऑर्डर, मतलब एक बीमारी फैल गई थी। मुझे उस बीमारी का नाम आप बता दो और मुझे बता दो कि किस कारण से। इस कारण से नहीं होता, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, इमेज मैंने पीछे वाली बोलनी थी। वो किस कारण से फैली थी, वो फैली थी आपका जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना, जो हमारा सरसों का तेल होता है, सरसों के तेल में खरपतवार मिक्स हो गया था, खरपतवार के बीज मिक्स हो गए थे, कौन से के, सत्यानाशी के। सो सत्यानाशी के जो क्या थे आपके बीज थे, वो मस्टर्ड के, सरसों के बीज के साथ मिक्स हो गए, उससे जो बीमारी फैली थी, उस बीमारी का नाम आप बताओ। मैंने आपको सन बता दिया, ये फैली थी 1998 के अंदर। उस टाइम पे क्या हुआ था, जब ये फैली थी दिल्ली के अंदर, कब फैली थी, 1998 में, तो उस टाइम पे दिल्ली के अंदर 60 लोगों की मृत्यु हो गई थी और लगभग 3000 लोग जो थे वो बीमार हो गए थे। तो बड़ी समस्या आ गई थी गंभीर उस टाइम पे, क्योंकि 60 लोग एक तेल से मर जाए तो फिर बड़ा डर लगेगा ना कि उस तेल को खाना भी है कि नहीं। तो वो जो बीमारी थी उसका नाम क्या था, चलो ठीक है, आप सब लोग राइट बोल रहे हैं, ड्रोप्सी डिजीज उसे बोल रहे हैं। ड्रोप्सी में क्या होता है, ड्रोप्सी जो बीमारी है, एक्चुअली क्लिनिकल डिसऑर्डर ये जो है ना, ड्रोप्सी जो बीमारी है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण बहुत सारे होते हैं, है ना। लक्षण कैसे होते हैं, गले के आवाज सभी को आ रही होगी, डोंट वरी, हो जाता कभी कभी पता नहीं चलता। अभी सभी लोग यस लिखते हैं फटाफट से, अब आपको डेफिनेटली आवाज आ रही है ना, जल्दी से यस लिखें, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। सेल वीक हो गए थे, सेल खत्म हो गए, मैंने चेंज कर दिया है। ओके आगे बढ़ता हूँ, आई एम डैम श्योर अब आपको आवाज आ रही है। सो जब बात करते हैं किसी खरपतवारों की, खरपतवारों के लिए मैंने आपको क्या बताया, पिछला मैंने बताया कि इनके बीजों के ऊपर क्या होता है, सुरक्षा का आवरण होता है। क्या होता है बच्चों, इनके ऊपर सुरक्षा का आवरण होता है ना। तो क्या बोला गया, बहुत से खरपतवार जैसे सत्यानाशी, गोखरू है, इनके ऊपर कांटे पाए जाते हैं। तो इन पौधों के ऊपर क्या है, कांटे हैं, इनके बीजों के ऊपर कांटे हैं, तो वो सुरक्षा आवरण का काम करते हैं। अगला बोला गया वानस्पतिक प्रजनन। वानस्पतिक प्रजनन की बात करेंगे तो इसका मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इनके अंदर होता है, वानस्पतिक प्रजनन होता है। ये अपने पौधे जो है, अपने पौधों के भागों से ही अपना प्रजनन कर लेते हैं। बीज तो जब आएगा तब लगेगा, है ना, लेकिन बीज से पहले जो इनके वानस्पतिक भाग है उनसे भी इनकी बढ़ोतरी, इनका प्रजनन हो जाता है ना। तो क्या बोला गया, मोथा का जो ट्यूबर्स है हिरणखुरी के जड़ के टुकड़े से होता है। अब देखो ना, मोथा का ट्यूबर से और हिरणखुरी का जड़ के टुकड़ों से। तो ट्यूबर हो चाहे जड़ का टुकड़ा हो, लेकिन हुआ कौन सा प्रजनन, वानस्पतिक। तो वानस्पतिक प्रजनन से ये अपनी बढ़ोतरी कर लेते हैं। प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि करना, यह भी इनकी विशेषता है। हर प्रकार की जो मृदा है, हर प्रकार की मिट्टी और सोयल के अंदर ये करते हैं, अपनी वृद्धि कर सकते हैं। गाजर घास, अम्लीय, क्षारीय और कंकरीली सभी प्रकार की मृदाओं में
उगाया जाता है। अब गाजर घास की बात आई है तो गाजर घास से भी आपसे थोड़ी सी बातें कर लेंगे। गाजर घास भी इंपॉर्टेंट है। पहले तो मुझे गाजर घास का साइंटिफिक नेम बताइए क्या होता है ना। फिर आपको बताऊंगा कि गाजर घास जो है इसको कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। आपसे रीजन पूछेंगे कि गाजर घास को कांग्रेस ग्रास क्यों बोला जाता है। क्या आप जानते हैं? डेफिनेटली आप अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है आप जानते हैं, बट पहले आप मुझे गाजर घास का साइंटिफिक नेम बताओ, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि जब बात करेंगे गाजर घास के किसकी साइंटिफिक नेम के बाद गाजर घास क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि गाजर घास जो है उसको कुछ स्पेशल नाम भी दिए जाते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूं। लेकिन पहले आप मुझे बता दो कि गाजर घास जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी से साइंटिफिक नेम लिखें गाजर घास का। चलिए आपने, ठीक है, सभी लोगों ने आंसर लिख दिया है, कुछ और भी लिख रहे हैं। चलो ठीक है बच्चों, आप बिल्कुल 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 सही है ना। नॉर्मली से पार्थेनियम बोलते हैं, बट सही पूरा नाम बोले तो पार्थेनियम हिस्टोफोरस होता है। आप सब लोग राइट है। जब बच्चों पार्थेनियम की बात करते हैं, मैंने बोला पार्थेनियम इंपॉर्टेंट है। चलो एक बात और बताओ, ये भी आपसे पूछते हैं कि ये भी आप लोग जानते हैं, पार्थेनियम को बोलते हैं गाजर घास, है ना। अगर मैं देखना चाहूं तो मैं आपको और इमेज भी दिखा दूंगा क्लोज, जिससे आप समझ जाए। बट आप सभी ने गाजर घास देखा हुआ है, क्योंकि गाजर घास जो खेतों के अंदर नहीं, सड़कों पे भी होता है। हमारे घर के बाहर जहां सड़क का किनारा है वहां पे ग्रो कर जाता है, क्योंकि गाजर घास जो है ना, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की पावर होती है, एक अलग प्रकार की विशेषता होती है। उसके बारे में बताने से पहले आप ये बता दो कि गाजर घास या फिर पार्थेनियम हिस्टोफोरस जो है, इसको कांग्रेस ग्रास क्यों बोलते हैं, है ना। इसको कांग्रेस ग्रास बोलना कोई लंबा चौड़ा रीजन नहीं है। कुछ ऐसा कहा जाता है कि जो गाजर घास है बहुत जल्दी फैल जाता है, बहुत जल्दी फैलता है, तो इसीलिए इसे कांग्रेस ग्रास बोल दिया जाता है। बट चलो, इसे गाजर घास भी बोलते हैं, इसे कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, इसे पार्थेनियम भी बोलते हैं। अगली जो बात है वो ये, इससे फेमाइन वीड बोला जाता है। फेमाइन वीड का मतलब क्या हुआ? अकाल खरपतवार, है ना। फेमाइन का मतलब अकाल होता है ना। तो ये बोलिए, अगर समझना चाहें, जब सूखा पड़ जाता है, जब अकाल पड़ जाता है, जब फेमाइन, भगवान करे कभी ऐसा हमारे फार्मर को ना देखना पड़े, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है ना, अगर ऐसा हुआ तो उन परिस्थितियों के अंदर सारी फसल मर जाएगी, लेकिन हमारा जो पार्थेनियम है ना, ये तब भी ग्रो करेगा, ये तब भी खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है जो हमारी मृदा के अंदर जल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अब मैं 3 में 2 प्रकार आपको बताता हूं, है ना। जो मिट्टी के अंदर होते हैं, जो नीचे चला गया वो तो चला गया, वो तो पौधों को मिलता ही नहीं है। मृदा के अंदर जहां पे जड़ें होती हैं वहां पे 2 प्रकार के जल होते हैं। एक होता है केशिकीय जल और दूसरा होता है आर्द्रताग्राही जल। केशिकीय का मतलब कैपिलरी वाटर, आर्द्रताग्राही का मतलब हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो केशिकीय जल और आर्द्रताग्राही जल की जब बात करते हैं बच्चों, तो केशिकीय जल तो हमारे पौधों को मिलता है, वो तो क्या होता है, हमारे पौधों के लिए उपलब्ध पानी होता है, अवेलेबल वाटर होता है। लेकिन जब बात करते हैं किसकी? केशिकीय वाटर की नहीं, आर्द्रताग्राही जल की, वो हमारे पौधों को नहीं मिलता। यस और नो के अंदर बताओ, जो पार्थेनियम है क्या ये आर्द्रताग्राही जल को ले पाता है? क्योंकि मैंने बोला हमारे पौधे तो नहीं ले पाते हैं, हमारे पौधों में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो जाके आर्द्रताग्राही जल को खींच पाए। लेकिन अगर पार्थेनियम की बात करूं, क्या हमारा पार्थेनियम आर्द्रताग्राही जल को भी ले सकता है? मैं आपको बताने वाला हूं कि इसे अकाल खरपतवार या फेमाइन वीड क्यों कहा जाता है। लेकिन पहले यस और नो के अंदर लिखो कि पार्थेनियम आर्द्रताग्राही जल मतलब हाइग्रोस्कोपिक वाटर को ले सकता है कि नहीं, यस और नो। चलिए, कांग्रेस ग्रास के लिए किसी भाई साहब ने अच्छे से आंसर भी दे दिया है कि वो जब कांग्रेस का शासनकाल था उस टाइम पे आया था। सर आप भी ठीक है ना, ऑफ कोर्स आप ठीक कह रहे हैं, उसी टाइम आया था, तो इसे कांग्रेस ग्रास कहा जाता है। और बाकी सब बच्चों ने यस बोला। बच्चों देखो क्या होता है, जो हमारी फसल होती है वो
केशिकीय जल को तो ले लेती है, लेकिन केशिकीय जल के अलावा जो दूसरा हमारा जल है, कौन सा, आर्द्रता ग्राही जल, उससे वो नहीं ले पाती है। मतलब जब भूमि के अंदर पानी की उपलब्धता कम होगी तो हमारी फसलें, हमारी फसल के पौधे मरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब बात करेंगे आपके किसकी बात करेंगे, पार्थेनियम की, तो जो पार्थेनियम है वो नहीं मरता, क्योंकि पार्थेनियम उस पानी को भी ले पाता है जिसको हमारे पौधे नहीं ले पाते। किस पानी को, आर्द्रता ग्राही जल को। आर्द्रता ग्राही जल को ले पाने की क्षमता, विशेषता के कारण इसे फेमाइन वीड के नाम से जाना जाता है। समझ गए होंगे आपके, आप ये भी समझ गए कि हमारे जो खरपतवार है वो किसी भी प्रकार की मृदा के अंदर वृद्धि करते हैं। कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है ना, हमारी फसलों पे कीटों का बहुत प्रभाव होता है, लेकिन जो वीड है, जो खरपतवार है, इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, फसलों की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट बोला गया प्रतिकूल जलवायु से प्रभावित, वहां इनका प्रभाव भी कम होता है। बोला गया प्रतिकूल जलवायु दिशाएं जैसे अतिवृष्टि, पाला आदि, जहां फसलों की भारी हानि होती है या नष्ट हो जाती हैं, पर खरपतवार अपनी वृद्धि करते हैं। तो जब ऐसी परिस्थितियां आ गई, जब हमारी जलवायु, क्लाइमेट जो है वो उनके प्रतिकूल होगी पौधों के, तो आपके खरपतवार उस समय भी वृद्धि करेंगे। अधिकांशतः बहुवर्षीय खरपतवार जैसे जड़बेरी या फिर मोथा, क्योंकि जो बहुवर्षीय हैं, एक वर्षीय हैं, उन्होंने तो अपना जो पूरा जीवन चक्र है वो एक सीजन के अंदर पूरा कर लेना है, लेकिन जो बहुवर्षीय हैं उनको तो खड़े रहना है वहां पे, तो वो प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के अंदर भी अच्छे से वहां पे वृद्धि कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे विशेषता की। किसकी विशेषता की, हमने बात करी विशेषता हमारे खरपतवारों की। तो खरपतवारों की विशेषता में एक ये भी आ गया, प्रतिकूल जलवायु से प्रभावित। अब आगे चलते हैं, विशेषताओं से आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने खरपतवारों की कौन कौन सी विशेषताएं पढ़ी है। खरपतवारों की बात करते हैं, इनका बीज उत्पादन अधिक होता है, इनकी जड़ें जो है वो ज्यादा गहराई में जाती हैं, बीजों की जीवन क्षमता जो होती है वो ज्यादा होती है, फसलों पर जो फसल है और जो खरपतवारों के बीज है वो दिखने में एक जैसे होते हैं। उसके बाद क्या विशेषता थी इसकी, पांचवी विशेषता कि इनके बीजों पे एक सिक्योरिटी लेयर, एक सुरक्षा आवरण होता है, इनके अंदर वानस्पतिक प्रजनन होने के कारण ये बहुत जल्दी फैलते हैं। ये प्रत्येक प्रकार की मृदा, कोई भी मृदा उनके अंदर क्या होते हैं, ये हर मृदा के अंदर ग्रो कर सकते हैं। इनकी जो कीट प्रतिरोधक क्षमता है ना, इन पे कीटों का जो असर है वो कम होता है, कीटों का अटैक, जो आक्रमण कम होता है। प्रतिकूल जलवायु से प्रभाव इनको क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, खरपतवारों से हानियां। तो ये आपके पेपर, कौन सा पेपर, जेट ICR BHU या पेट एग्जाम है ना, उसके लिए डेटा ये वाला इंपॉर्टेंट है। हानियों की बात करते हैं तो खरपतवारों से सबसे ज्यादा हानियां हो रही हैं, देखिए 35 से 40%। उसके बाद ज्यादा हानियां किससे होती है, कीटों से। लेकिन हाँ, ऐसा बोलना चाहूं मैं कि हम जो यूज करते हैं है ना, इनके लिए हम यूज करते हैं शाकनाशी, इनके लिए यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं हम कीटनाशी। तो इस टाइम पे जो ज्यादा यूज किया जा रहा है, ज्यादा उपयोग में लाया जा रहा है, वो शाकनाशियों को नहीं, कीटनाशियों को ज्यादा उपयोग में लाया जा रहा है। लेकिन नुकसान की बात करें तो जो अभी वाला डेटा है ना हमारा, ये स्पेशली जेट ICR के जो डेटा है वो कहता है कि खरपतवार जो है वो 35 से 40%, जो कि कीट जो है वो 30%, रोगों से 25%, और बाकी जो नुकसान है वो किससे हो रहा है, बाकी अन्य कारकों से हो रहे हैं, है ना। तो इस डेटा को लिख लें या फिर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट बोला खरपतवारों से लाभ। अभी तो हमने बात की थी खरपतवारों की विशेषताओं की, आगे चलते हैं खरपतवारों से लाभ की बात कर लेते हैं। मैं एक छोटी सी बात फिर से रिपीट कर दूंगा, वो बात ये, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर करूंगा। अभी मैंने टॉपिक पूरा पढ़ाया नहीं है, अगर आप मेरे पिछले 3 लेक्चर देख लें खाद और उर्वरक, तो आप समझ जाएंगे कि किसी भी प्रकार का डाउट 3 टॉपिक के बाद नहीं रह जाता। आप लोग कमेंट्स के अंदर कुछ डाउट्स लिख रहे हैं बच्चों, मैं सारे डाउट्स आंसर करूंगा, लेकिन टॉपिक पूरा तो होने दीजिए। अब कुछ चीजें ऐसे, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इनको नष्ट करने के बारे में बताओ। पहले मैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करूंगा, उसके बाद तो इनको नष्ट करने की विधियां बता पाऊंगा ना। मैं खरपतवार बाद में पढ़ाऊं, नष्ट करने की विधियां पहले पढ़ा दूं तो मेरा लेक्चर ही नष्ट हो जाएगा सारा का सारा, है ना। तो हर चीज में
एक सिस्टम होता है ना। जब आप पैदा हुए थे तो पहले आपने नीचे चलना सीखा था, सहारा लेके पहले खड़े हो गए थे और आज सहारा लेके चलते हो, ऐसा थोड़ी हुआ। तो हर चीज का सिस्टम होता है। मैंने शुरू में आपको बोला, 2 बार अब तीसरी बार बोल रहा हूं, कमेंट्स के अंदर, कमेंट बॉक्स में कमेंट को शांति दे, क्योंकि आपका पढ़ना और समझना ज्यादा जरूरी है। ये यूट्यूब पे चैट और व्हाट्सएप पे चैट दुनिया करती है। अगर आपको लगता है कि हमें मंजिल तक पहुंचना है तो आपको वो करना पड़ेगा जो लोग नहीं करते। लोग क्या करते हैं, ये व्हाट्सएप वाला चैट और यूट्यूब वाला चैट पूरी दुनिया करती है। और ऐसा भी होता है जितनी चैट पे आप कमेंट ज्यादा लिखते हैं ना, हमें उससे ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ाने आता, है ना, मैं पढ़ाने आता हूं मेरे बच्चों के सेटिस्फेक्शन के लिए, है ना। तो आप सुनेंगे तो ज्यादा सेटिस्फाई होंगे, आप ये बटनों पे ध्यान देंगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा। तो आप संतुष्ट रहें, आप अच्छे से पढ़ें और आप सेलेक्ट हो जाएं, इसकी हम कामना करते हैं। और हम ये भी कामना करते हैं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, जो बातें आपको बताई जाए आप वो सुनते रहें। मैं नष्ट करने की विधियां बताऊंगा, लेकिन एक टाइम के बाद बताऊंगा। अभी ये वाला काम ना करें, चैट में आराम से बैठें। आगे चलते हैं, खरपतवारों से लाभ की बात कर लेते हैं, है ना, कि खरपतवारों से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो खरपतवारों से लाभ की बात करें तो वैसे तो खरपतवार जब खेत के अंदर आ गया तो नुकसान ही करेगा, लेकिन कुछ फायदे भी हैं इनके। क्या फायदे हैं? साइप्रस रोटेंडस, आपने सुना होगा नाम इसका, है ना। एक आपकी ग्रास कौन सी है? साइनाडोन डेक्टाइलोन। एक हमारी होती है साइप्रस रोटेंडस। मैं अगले लेक्चर में जब आऊंगा तो अगला लेक्चर आपको पढ़ाऊंगा नहीं, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? 30-40 जो मुख्य हमारे खरपतवार हैं, मैं उनकी अलग अलग फोटोज आपको दिखाऊंगा, ताकि आपके दिमाग के अंदर रह पाए कि कौन सा खरपतवार कौन सा होता है। अब कहने को तो ये भी घास है, और हमारी साइनाडोन डेक्टाइलोन, है ना, वो भी क्या है, जिसे आप हरियाली कह देते हैं, वो भी एक घास है। लेकिन हरियाली अलग होती है, साइप्रस रोटेंडस अलग होता है। देख के समझ पाओगे तब तो याद रहेगा। तो आज के लिए आप खुद ना गूगल पे जाके सर्च करना साइप्रस रोटेंडस, और उसको देखना, आप देखते ही समझ जाओगे कि साइप्रस रोटेंडस अलग है और साइनाडोन डेक्टाइलोन अलग है। अगली बार जब मैं दोबारा आऊंगा तो आपको फोटोज दिखाऊंगा। तो साइप्रस रोटेंडस का जो उपयोग है वो किसमें करते हैं? अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। कासनी का जो उपयोग है वो कॉफी पाउडर बनाने में किया जाता है। सावा और दूब घास, जंगली रिज का, उसका भी प्रयोग किया जाता है हरी खाद बनाने में, और जलकुंभी तथा पिस्टिया कंपोस्ट बनाने में काम आते हैं। मटर कुल की जो खरपतवार है, जैसे कि आपकी अजोला खाद, ये खेत में क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नत्रजन स्थिरीकरण करती है, तथा भूमि में दबाने से क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है ना। आगे बोला गया ये मृदा क्षरण रोकने में सहायक होते हैं। ये जो आपके खरपतवार हैं, ये मिट्टी के जो कण होते हैं, है ना, जो आपके मृदा के कण हैं, जो सोइल के पार्टिकल्स हैं, उनको बांध लेते हैं। और जैसे ही इन्हें बांध लिया गया तो मृदा क्षरण, जो सोइल इरोजन, जो मृदा का कटाव हो रहा है, जो मिट्टी उड़ के जा रही है, उस क्षरण में क्या करेंगे? कमी करेंगे। नेक्स्ट कहा गया गुल्ली डंडा और जंगली जई। वहां पे वैज्ञानिक नाम भी लिखे गए, वो भी आपको साथ साथ याद करने हैं। गुल्ली डंडा जिसे आपने गेहूं का मामा कहा था, गुल्ली डंडा और जंगली जई एविना फटुआ के चारे के रूप में ज्वार से अधिक उपयोगी है। तो देखो ना, ज्वार से ज्यादा अच्छा चारा इनका है, बट सारी फसलों को चारे के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जैसे आप पार्थेनियम कह रहे थे, पार्थेनियम चारे मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर वो पार्थेनियम का जो है वीड, खरपतवार आपके चारे के अंदर मिश्रित हो गया तो आपके पशुओं को नुकसान करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो चारे के रूप में उपयुक्त होते हैं। फिर कहा गया बथुआ, कोंधरा, नुनिया, या ये जो है ये आपका सब्जियां बनाने में भी प्रयोग होते हैं। और कुछ आपने सुना ना सुना हो, लेकिन बथुआ तो आपने भी बहुत अच्छे से प्रयोग में लाया होगा। इनका क्या करते हैं हम? सब्जियों के रूप में भी प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक नाम भी साथ साथ लिखे, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया सर्प का विष उतारने के लिए, जब सांप खा जाता है, सर्प का विष उतारने के लिए ल्यूकस एस्पेरा, त्वचा संबंधी बीमारियों के लिए सत्यानाशी तथा इत्र बनाने के लिए मोथा का प्रयोग किया जाता है। सेकेरम मुंजा, जो मूंज होती है आपकी, है ना, सेकेरम मुंजा, इम्प्रेटा सिलेंड्रिका, ये सारे छप्पर बनाने, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज भी हमने लगाई है आपके लिए, ये छप्पर बनाने काम आते हैं। स्पेशली आपने देखा होगा छप्पर बनाने में सेकेरम मुंजा का अच्छा खासा प्रयोग किया जाता है। आपने देखा सेकेरम मुंजा जो हाथ पे लग जाता है तो खून आ जाता है। शायद आपने बचपन में वो तीर कमान वाले तीर आपने चलाए होंगे, अगर आप गाँवों से हैं तो आपको पता होगा, है ना। क्योंकि मेरा जहाँ पे बचपन था, हमने तो ये वाले काम बड़े किए थे, है ना। जाते थे तोड़ने के लिए, हाथ पे भी लग जाता था, वो खून आ जाता था, लेकिन फिर भी नहीं रुकते थे। तो इनका जो प्रयोग है ये कहाँ पे किया जाता है? ये छप्पर बनाने में भी किया जाता है। आगे क्या बोला गया? कहा है कैक्टस और कांस को
तारबंदी के रूप में काम लेते हैं। कैक्टस और जो कांस है उनका तारबंदी के उपयोग में लाया जाता है। मृदा सुधारक के रूप में किसको, सत्यानाशक और दूब घास को यूज करते हैं। उसके बाद जलकुंभी का उपयोग जो है प्रदूषित जल से भारी धातुओं जैसे तांबा, पारा, कैडमियम, क्रोमियम, निकल, सीसा, कोबाल्ट आदि को निकालने में किया जाता है। मुकेश कुमार साहू जी ने भी कुछ आंसर लिखे हैं कमेंट्स के अंदर। साहू साहब बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे क्या थे, हमारे खरपतवारों के लाभ थे। तो नुकसान के साथ साथ कुछ एक उनके क्या है, फायदे भी है। तो हमने उनकी बात कर ली, खरपतवार क्या होते हैं, उनकी विशेषताओं की बात कर ली। उसके बाद खरपतवार से होने वाले फायदों की बात कर ली। नुकसान आप बहुत सारे जानते ही हैं। आगे बात करते हैं, बोला गया फसलों की उपज में कमी, है ना। कौन सी फसल में कितनी उपज में ये कमी कर देते हैं, है ना। तो जब बात करें किसकी उपज में कमी की, तो कितनी कमी करते हैं, देखो ये कमी करते हैं कपास में 48%, चुकंदर के अंदर तो बहुत कमी कर दी यार 71%, गेहूं में 35%, आलू के अंदर 25%, गाजर में देखो फिर से 73%, मक्का के अंदर 40%, गन्ने के अंदर 35 मतलब 35%, और आपका प्याज के अंदर कितना 69% तक की कमी करते हैं। आपको अगर याद ना हो तो जिनके अंदर भारी कमी हो रही है ना, उनको आप याद कर सकते हैं। और साथ साथ जो हमारी इंपॉर्टेंट मुख्य फसल है, जैसे गन्ना हमारी मुख्य फसल है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। गेहूं मुख्य फसल है, कपास मुख्य फसल है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना, उनको भी हमें साथ साथ क्या करना होता है, पढ़ना होता है। एक आप छोटा सा काम कर दिया कीजिए एनकरेजमेंट के लिए, अगर आपको समझ आ रहा होता है तो लाइक बटन में प्रेस कर दे। वो इसीलिए क्योंकि डेटा हमें दिखता रहता है, कितने व्यूवर्स हैं और कितने लाइक्स हैं, तो समझ आ जाता है कि बच्चों को समझ आ रहा है। तो अगर आप लेक्चर को समझ पा रहे हैं तो प्लीज आप लाइक बटन पे क्लिक करें, ताकि अगली बार हम जब आए तो इस लेक्चर को और इंप्रूव कर सके, है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे अगले लेक्चर में आते तो मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चन आपके थे। जैसे एक क्वेश्चन था कुछ आई थिंक जाइगोग्राम बाइकोलाटा पे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, मैं उस कमेंट को भी देखूंगा क्या पूछा गया था। एक को क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारे कीट जो हमारे खरपतवार है इनको नष्ट करने की विधियां, तो नष्ट करने की विधियां लास्ट में आएंगी, लेकिन अभी तो खरपतवारों के प्रकार पड़े हुए हैं। जैसे मैंने मिमिक्री वीड बोला, आपत्तिजनक खरपतवार बोला, ये भी आपको पढ़ाना है, क्योंकि इसमें से भी आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया आपके खरपतवारों का कि क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती है, नुकसान कैसे करते हैं, और कुछ एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे तो आप उनको भी समझ गए हैं कि जो आपका क्या है पार्थेनियम है वो क्या होता है, फेमाइन वीड, मतलब अकाल के अंदर भी वो खड़ा रहेगा, वो मरता नहीं है। फिर हमने बात करी कि आपके जो खरपतवार है वो अलग अलग किस टाइप से ग्रो करते हैं, किस टाइप से वो क्या करते हैं, अपने आप को मिट्टी के अंदर सुरक्षित रख लेते हैं। और सबसे पहले मैंने आपको नंबर दिया था, है ना, वो नंबर कौन सा था, नंबर था जिन लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा, नंबर मैं दोबारा से दिखाता हूं। हमारी जो गंगानगर ब्रांच है एग्री कोचिंग गंगानगर, है ना, यहाँ पे जेट आईसीआर और बीएचयू का लॉन्ग टर्म बैच भी प्लान हम कर रहे हैं, है ना, वहां पे मैं ही पढ़ाने वाला हूं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। क्या मैसेज करना है, आपका नाम आपको मैसेज करना है, आपके कॉलेज का नाम, आपकी सिटी, और उसके बाद क्या करना है आपको, आपकी सिटी के साथ साथ आपका ब्रैकेट में लिखना है हिंदी माध्यम ग्रुप में। और अगर कोई हमारे बच्चे जयपुर साइड से है, जयपुर मतलब जयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, है ना, उस साइड से है, तो आप हमारी जयपुर ब्रांच को कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रुप के लिए इस नंबर पे। और अगर और कोई इंक्वायरी हो तो आप अपने अकॉर्डिंग जो गंगानगर के पास क्षेत्र क्या है वो यहाँ पे, और जो जयपुर क्षेत्र क्या है वो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब जब बात करेंगे किसकी, बात करेंगे आपके लास्ट में डाउट्स की। तो जितना पढ़ाया गया इसमें से कोई डाउट्स हैं तो आप पूछें, मैं अगले 5 मिनट तक लाइव रहूंगा आपके डाउट्स आंसर करने के लिए। फिर कुछ डाउट्स ऐसे भी होंगे, है ना, वो कौन से डाउट्स जो अगले लेक्चर में आके मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तो आने वाले हैं कि खरपतवार को नष्ट करने की विधियां जो है ये तो पूरा समझाऊंगा अच्छे से, है ना। लेकिन जितना पढ़ाया गया उसमें से कोई डाउट है तो अगले 5 मिनट के अंदर पूछिए, फिर लेक्चर को खत्म करेंगे और बढ़ेंगे अगले लेक्चर की तरफ, क्योंकि हमारा आज शाम को एक और लेक्चर भी है, क्योंकि वो भी करना पड़ेगा, तो उसकी भी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन तैयार करवानी पड़ेगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है ना। आनंद पांडे जी लिखते हैं सर ये अजीबोगरीब लोग होते हैं जो डिसलाइक करके चले थे। नहीं आनंद पांडे जी एक बात बताऊं, आप देखिए इस टाइम पे हमारे लगभग 1 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं, है ना। मैं धन्यवाद करूंगा उन लोगों को जिन्होंने हमें डिसलाइक किया, क्योंकि डिसलाइक करने का मतलब होता है और इम्प्रूव करना। तो हमने ना अपनी क्षमताओं को बढ़ाया। पहले क्या हो रहा था, मैं सिर्फ कैसे, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या था, यहाँ पे इंग्लिश और सामने समझाने में हिंदी।
लेकिन इन डिसलाइक से समझ आएगा कुछ लोग वो भी हैं जो हिंदी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। हमने अलग से इंग्लिश मीडियम क्लासेस दी, मतलब यहाँ भी इंग्लिश और समझाने का तरीका भी इंग्लिश, और उसके बाद फिर समझ आया कुछ हमारे बच्चे वो भी हैं जो ये वाला मेथड चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदी और यहाँ भी हिंदी, तो हमने वो भी किया। हम तीनों माध्यम लेके चलते हैं, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू हिंदी। तो ये अच्छी बात है, लोग डिसलाइक नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये अच्छे लोग हैं जो हमें डिसलाइक करते हैं, हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा तो होना ही है ना। हम जहाँ भी गए हैं हमारे डिसलाइक बढ़ते, क्योंकि हमारी पूरे भारत के अंदर 12 ब्रांचेज हैं। और ऐसा मैं तो नहीं बोलता हूँ एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के लिए, बट ये आप बच्चों का प्यार बोलता है कि हम जिस जिस सिटी के अंदर जाते हैं वहाँ पे बाकी कोचिंग को थोड़ा सा अच्छा खासा झटका लग जाता है, तो फिर हमारे डिसलाइक बढ़ जाते हैं। मुझे याद है मैंने लास्ट ब्रांच जो है वो कहाँ, जयपुर के अंदर जब ओपन की थी, बड़े सारे नई नई बातें आने लगी थी, है ना। मेरा क्या हुआ, मेरे जो सिलेक्शन थे AFO के अंदर वो उस साल मतलब पिछले साल 139 थे। तो एक बात मुझे सुनने में पता है क्या आई, एक किसी कोचिंग वाले भाई साहब ने बोला कि 139 सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकते। मैं चुप रहा, है ना। क्यों चुप रहा, क्योंकि अब बहस करने का फायदा नहीं, 139 तो नहीं हो सकते, लीजिए हमने इस साल 208 सिलेक्शन दे दिए और साथ साथ 50,000 रुपए का इनाम भी रख दिया कि अगर एक भी रिजल्ट गलत हुआ तो 50,000 रुपए कैश प्राइज देंगे। तो वो जो लोग बोल रहे थे ना पिछली बार, इस बार चुप है सारे, वो तो कह रहे थे 139 नहीं हो सकते, हमने 208 कराए। और 208 की बात छोड़ो, इस बार तो हम 300 से ऊपर कराएंगे, बिकॉज इस बार तो हम जो कर रहे हैं ना वो पिछले साल के लेवल से हमने बहुत बढ़ा दिया है। तो ये अच्छे लोग हैं जो हमें ये सब करने की प्रेरणा देते रहते हैं। आगे डाउट्स की बात करते हैं। ड्रॉपसी के बारे में बताइए। बिल्कुल वर्मा मैम आपको बताएंगे। अंजू वर्मा कहते हैं कि ड्रॉपसी डिजीज के बारे में बताइए। वर्मा मैम ड्रॉपसी डिजीज का कॉन्सेप्ट क्या है? जब ड्रॉपसी डिजीज की बात करते हैं ना, तो ड्रॉपसी डिजीज जो होती है, ड्रॉपसी क्लिनिकल जो प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, ये कैसे होता है? जब मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल के अंदर आर्जिमोना मैक्सिकाना, है ना, मतलब सत्यानाशी के खरपतवार जो है, सत्यानाशी जो खरपतवार है उसके बीज जब उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं तो उससे ड्रॉपसी डिजीज होती है। ड्रॉपसी डिजीज से क्या होता है? स्किन डिसऑर्डर, मतलब हमारी त्वचा के रोग हो सकते हैं, हमारी जो टांगे हैं उसके अंदर सूजन आ सकती है, हमारे गले में सूजन आ सकती है, और अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आगरा ब्रांच का क्या हुआ विशाल कुमार जी? आगरा नहीं, आगरा भी, ग्वालियर भी, जबलपुर भी, है ना, और सुल्तानपुर, 4 ब्रांचेस हमारी पेंडिंग चल रही है। जिस दिन कोरोना खत्म हो उसी दिन इनको ओपन कर देंगे। 4 ब्रांचेस हैं आगरा के अंदर, ग्वालियर के अंदर, सुल्तानपुर के अंदर, और एक और मैंने कौन सी लोकेशन बोली? आगरा, ग्वालियर, सुल्तानपुर, एक और जबलपुर, हाँ MP के अंदर, है ना। ये चारों लोकेशन चल रही हैं। ये जैसे ही ठीक होगा, ऑफ कोर्स कोरोना ठीक होते ही आपके पास आ जाएंगे हम। नेक्स्ट बोला गया हिंदी क्लास की टाइम टेबल। सुभाष जी, हिंदी क्लास के लिए हम हर रविवार आते हैं 10 बजे, बाकी कोई बीच में टाइम मिलेगा तो उसका टाइम फिक्स नहीं, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हमारे पास टाइम नहीं होता, रात के 9:30 बजे तक क्लासेस होती है। पर रविवार को होता है तो आपके सामने हर दिन मैं रविवार को, पिछली बार मैं लेट हो गया था लेकिन आज मैं 10 बजे ही आया। खरपतवार कानून किस घास पर लाया गया था? मैं इसका जिक्र करता हूँ ऋषभ जी का, अगले लेक्चर का टाइम दे, मैं इसकी बात भी कर लूँगा, इसे भी ऐड कर लेंगे, है ना। जो खरपतवार है इसको नोट कर लिया गया। फिर बोला गया ओके, सत्यानाशी मस्टर्ड ऑयल, ओके 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 सर। बनारस में ब्रांच, बनारस नहीं यार, इलाहाबाद में ब्रांच है, बनारस में नहीं आएंगे अब, क्योंकि यूपी के अंदर काफ़ी सारे होगी। फिर बोला गया क्या लिखा गया यार, मैसेज थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। मेरठ में भी ओपन करो, तो मेरठ के लिए तो यार कानपुर ब्रांच भी है हमारी, सुल्तानपुर भी हम कर रहे हैं, तो यूपी के अंदर हमने काफ़ी सारी कर दी हैं। अभी हमें ना बाकी स्टेट भी कवर करने हैं, बाकी बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर 2 ब्रांच है, मैं राजस्थान में ओपन करना चाह रहा हूँ, कि यूपी में तो मेरी ऑलरेडी 2 हैं, तीसरी सुल्तानपुर के अंदर, चौथी आगरा के अंदर आने वाली है। तो आपके नियर बाय जो भी हो आप वहाँ पर आ सकते हैं। जेट एग्जाम कब है बिश्नोई साहब? ये तो मैं कैसे ही बताऊं यार, किसी को नहीं पता कब होने वाला है। जब होगा तो आपको बता देंगे, डेट जब फाइनल हो जाएगी। अभी कुछ नहीं कह सकते कब होने वाला है यार, लेट भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है। बिहार में संस्थान खोलिए। रोहित आर्या जी, पहले तो आपका एक अच्छा सारा मैसेज था, उसके लिए आपको बहुत बड़ा थैंक यू, है ना। और पटना के अंदर प्लान चल रहा है हमारा, पटना में हम ओपन करेंगे, लेकिन वही बात है, सारे प्लान रुक गए। आपको पता है दुनिया इस टाइम पे रुकी हुई है, बस दुनिया जैसे ही चलना स्टार्ट होगी हम दौड़ना स्टार्ट कर देंगे, हम रुकने वालों में से नहीं है। पटना में भी आने वाले हैं। आगरा को आपकी नीड है। विशाल जी थैंक यू सो मच यार, मैं आऊँगा आपके पास। जब आगरा में आया, मैं ब्रांच ओपन करी, तो आप प्लीज़ मिलने आना वहाँ पे। चलो अब डाउट्स नहीं है, अब ब्रांचेस वाले डाउट्स आ गए हैं, है ना। ब्रांचेस वाली बात नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। ब्रांच हम जब खोलेंगे तो हम अलग से वीडियो डालेंगे,
अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें इतना प्यार देते हैं। मैं सच बताता हूँ, मैं जब लेक्चर के लिए आता हूँ ना, पता है मुझे ना यूट्यूब पे पढ़ाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। पता क्यों लगता? क्योंकि जूम पे जब पढ़ाते हैं ना तो बच्चों की वीडियो भी सामने होती है, इस पे वीडियो नहीं, आपसे चैट पे बात कर पाता। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के, ये सब सुन के, है ना, कि बच्चे जब अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और सच बताता हूँ, मैं ना कभी कभी कहानियां भी सुनाता हूँ। कहानियां किस लिए सुनाता हूँ? बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कि बच्चे मोटिवेट रहेंगे तो पढ़ते रहेंगे। लेकिन मैं मोटिवेट पता कैसे होता है? मैं कोई कहानी, कोई वीडियो नहीं देखता, बस मुझे ना ये आपके कमेंट्स, यहाँ तो आप लिखते हो, मेरे को व्हाट्सएप पे भी मेरा जो नंबर है, इतने बड़े बड़े मैसेज आते हैं। जिस दिन वो मैसेज आता है मुझे, मैं इतना मोटिवेटेड होता हूँ, मुझे लगता है कि यार इन बच्चों के सिवा तेरा है ही क्या, है ना। आपका प्यार ना मिलता तो शायद अब इंडिया में सबसे बड़े ना बन पाते, लेकिन आज हम इंडिया में सबसे बड़े हैं सिर्फ आपके प्यार की वजह से। तो आपका प्यार और सपोर्ट हम सौभाग्यशाली मानते हैं, भाग्यशाली मानते हैं खुद को कि ये हमें मिला है। हम इसमें कमी नहीं आने देंगे कि आपका ये जो सपोर्ट हमें जिस विश्वास से मिला है, इस विश्वास को टूटने हम कभी नहीं देंगे, है ना। जितनी क्वालिटी जो आपको चाहिए होगा डेफिनेटली हम लेके आएंगे, लेकिन बस इतना सा है कि एक बात पे हम नहीं कर सकते, बिकॉज आप बच्चे, आपका प्यार है, ये हमें लिखते हो कि हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस लो। मैं ट्राई भी करता हूं हर बार कि बीच में कभी मंगलवार बुधवार को एक दिन लाइव क्लास ले लूं, बट क्या करूं यार, मेरा जो लास्ट लेक्चर होता है ना, वो रात को 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक होता है। अब 9:30 तक थक जाता हूँ, और इवन अगर 9:30 बजे लेना भी चाहूँ तो रात के 10 बजे, आप समझते हैं कि रात के 10 बजे क्लास का टाइम सूटेबल नहीं होता, तो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। बट सैटरडे संडे फ्री होते हैं, तो सैटरडे को हम हमारा शाम को लेक्चर लेके आते हैं, वो सभी के लिए, और हिंदी माध्यम के लिए फिर रविवार को लेके आते हैं। लेकिन फिर से इस बात का वादा जरूर करता हूँ, कोशिश करूंगा अगर बीच में भी किस दिन टाइम मिल गया, है ना, 1 घंटा मिला, तो फिर से आपके सामने लाइव आ जाएंगे। हमें करने में कुछ नहीं लगता, क्योंकि ये वाला काम करने में लंबा टाइम जाता है हमारा, है ना। ये जब मैं भेजता हूं तो डिजाइनर जो हमारा है वो 2-3 दिन लगाता है पीपीटी डिजाइन करने में, क्योंकि लंबा, इसमें बहुत लंबा काम करना पड़ता है हमें। बट हम ये सब करते हैं ताकि आप बच्चों को अच्छे समझ आए, है ना। बट मेरे को पढ़ाने में तो देखो, जब मैं पढ़ा रहा था तब भी वही था, मैं जब बातें कर रहा हूँ मुझे तब भी वैसा ही लग रहा है कि मैं तो बस बोल रहा हूँ। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है ना, और आप बच्चे जब साथ हो तो फिर तो माशाल्लाह बात ही क्या है। चलो, एग्री कोचिंग चंडीगढ़, राजस्थान और अन्य नाम लेते हैं, लेकिन आप कभी मध्य प्रदेश का नाम क्यों नहीं लेते हैं? अनूप अमन सिद्धि साहब, कुछ ऐसा है कि जो राजस्थान वाला है ना, तो जेट आईसीआर के बच्चों के ना बहुत सारे हमारी जो ब्रांचेज है उनके पास इंक्वायरी है ना। जो हमारी ये 2 ब्रांचेज है ना, इनके पास बहुत सारे फोन आते हैं, तो ये हमें फोन करते रहता है कि सर आप जेट आईसीआर के लिए क्लासेस लेके आओ। अब जेट आईसीआर बीएचयू राजस्थान वाले बच्चों के लिए है, एमपी वाला जो हमारा इंदौर ब्रांच है और जो सागर ब्रांच है ना, हमारा कुछ ऐसा है कि जयपुर और हमारे जो गंगानगर वाले बंदे हैं ना, ये दोनों बहुत एक्टिव है, ये हर बच्चे की सपोर्ट करते रहते हैं। इंदौर और सागर ना थोड़ी छोटी ब्रांचेज है, वो लोग वहाँ के उतने एक्टिव नहीं है जो वहाँ के मैनेजर हैं, तो उनकी साइड में उतनी क्वेरी नहीं मिलती है, इसीलिए हम एमपी की बात नहीं करते हैं। बट आप हमें क्षमा कीजिए, एमपी भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए राजस्थान है। आपका जो एमपी का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, वो भी आपको देंगे, आप चिंता ना करें, है ना। मैं बोल लूंगा आपकी जो ब्रांचेज है एमपी की, इंदौर और सागर की, उनके लिए कि आप बच्चों के लिए ग्रुप बनाएं और आपको भी आपके अकॉर्डिंग लेक्चर दिए जा सके। लेक्चर देना हमारा काम है, बस वहां से हमें ऑर्डर्स आते हैं, हम उनको फॉलो कर लेते हैं। फिर सर वीडियो डाल दीजिएगा यूट्यूब पे, कौन से वाली वीडियो? इलाहाबाद में कहाँ है यार? इलाहाबाद में कहाँ है पता क्या है? इलाहाबाद में हमने रिसेंटली ओपन की थी, मेरे को ना सब ब्रांच से एड्रेस याद नहीं रहते हैं। आप नीचे डिटेल के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी ब्रांचेस के नंबर दिए हुए हैं, आप इलाहाबाद ब्रांच पे कॉल करें। राहुल जी हमारे बड़े परफेक्ट पर्सन है ना, सारा दिन फोन पे आंसर करता है। मैं मेरी बात बताऊं, मैं ना एक काम में बहुत बुरा इंसान हूँ, किस काम में? फोन पे आंसर करने में, क्योंकि मैं सारा दिन पढ़ा के ना थोड़ा सा थक जाता हूँ, मुझे फोन पे अच्छा नहीं लगता। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जो भी डाउट्स हैं आप क्लास में पूछा करो। बट हमारे राहुल जी बड़े सही पर्सन है, बच्चों से बहुत बातें भी करते हैं, उनको गाइड भी करते रहते हैं। तो अब इलाहाबाद ब्रांच में जो नीचे नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में कॉल कीजिए, आपको सारा कुछ बताएंगे जो आपको एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी है, क्योंकि हम सबको गाइड तो करते रहते हैं लेकिन फोन पे नहीं कर पाते। लेकिन राहुल आपसे बहुत अच्छे से, मैं उतना जानता हूं उसके बारे में, वो अच्छे से बच्चों को गाइड है, बिकॉज उसके पास थोड़ा टाइम होता है, हमारे पास थोड़ा टाइम कम होता है, इसीलिए अपना नंबर हम ना लिख के यहाँ पे दूसरों के नंबर लिख देते हैं ताकि आप बच्चों को सही गाइडेंस मिले। विशाल जी कहते हैं अब एएफओ कंपटीशन बढ़ा देंगे। ना ना विशाल जी, हमने आज तक एएफओ कंपटीशन नहीं बढ़ाया, एएफओ कंपटीशन आप लोगों ने बढ़ाया, आपकी सपोर्ट ने बढ़ाया, आपकी मेहनत ने बढ़ा दिया है। आप मेहनत करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, और बढ़ना भी चाहिए ना यार, क्या दिक्कत वाली बात है।
मोहित शर्मा जी कहते हैं जेट एग्जाम 2 अगस्त को। अब शर्मा जी मैं ये वाली बात जानता हूं कि जेट एग्जाम 2 अगस्त को फाइनल है, लेकिन आप हालातों को देखें तो 2 अगस्त को होने नहीं वाला है ना, 2 अगस्त तो आने वाला है, पेपर नहीं करवा पाएंगे, पेपर पोस्टपोन होगा ही होगा। आपकी जो विश्वविद्यालय है वो इसी बात का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की साइड से कुछ ऑर्डर मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट वही बोलेगी इतने सारे बच्चों की ऑनलाइन होता ना तो करवा लेते, बड़े बच्चों को करवा दिए, जेट वाला छोटे बच्चे हैं, इनका एग्जाम करवाना 2 अगस्त को 99% चांस तो है कि नहीं होगा। हाँ 1% हो भी सकता है, कह नहीं सकते। विज का वीडियो डाल दीजिएगा यूट्यूब पे, है ना। दिल की बातें, क्या बात है, आपका नाम दिल की बातें, आपने दिल भी लगाया हुआ डीपी के अंदर। सर आपका नाम नहीं पता मुझे, बट मैं वीडियो को आपके सामने लाइव आऊंगा ना दोबारा से यार, अगली बार इस बात का वादा करता हूँ बड़ी प्रेजेंटेशन के साथ बड़ा लेक्चर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे 1 घंटे से ऊपर लेक्चर लेना नहीं चाहते, मैं इसलिए थोड़ा छोटा लेक्चर लेता हूँ, है ना। आप बोलेंगे तो मैं 1.5 घंटे का लेक्चर लूंगा यार, क्योंकि मुझे सिर्फ आपका सेटिस्फेक्शन और आपका सिलेक्शन चाहिए बस, उससे ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है ना। उस बात के लिए हम कुछ कमी नहीं छोड़ेंगे। सर यूपी में 80 में भी क्लास चलती है क्या आपकी? 80 में मतलब यूपी 80 का मतलब क्या हुआ, मैं समझा नहीं आपकी बात। हिमाचल प्रदेश में ब्रांच है सर? नहीं मैम, हिमाचल प्रदेश में ब्रांच बिल्कुल ओपन नहीं करेंगे, बिकॉज हम चंडीगढ़ में हैं और हिमाचल के लिए तो चंडीगढ़ सबसे बेस्ट लोकेशन है। आप आइए, आपका इंतजार करेंगे हम। फिर बोला गया सितंबर के प्रथम, हाँ सितंबर के प्रथम सप्ताह में, ये बात मान सकता हूं मैं। सर जी आप अयोध्या के बारे में ख्याल करें। अरे अयोध्या के बारे में तो श्री रामचंद्र जी ने ख्याल किया हुआ है, हम तो उनके भक्त हैं ना, तो श्री रामचंद्र जी ने ध्यान रखा हुआ है आपका, हम कौन होते हैं उनका ध्यान रखने वाले, आपके ऊपर तो असीम कृपा है उनकी। चलो टेलीग्राम पे ओके, चलो अब मैं ओवर करता हूं बच्चों। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप इस नंबर पे मैसेज करें, पीडीएफ आपको यहां से मिल जाएगा, प्लस में इस पीडीएफ को जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के नाम से टेलीग्राम आप जानते होंगे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी शेयर कर दूंगा। एंड फिर से एक बहुत बड़ा धन्यवाद आप बच्चों के प्यार और रिस्पेक्ट के लिए, इतने सारे मैसेजेस के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए। इस बात के साथ वादा करके जा रहा हूं अगली बार जब आऊंगा तो इससे बड़ा लेक्चर और इससे ज्यादा अच्छे से प्रेजेंटेशन लेके आऊंगा और आपको बहुत सारा बेनिफिट भी देके जाऊंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे उसके अंदर जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अभी के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे बिकॉज टाइम हो रहा है और भी काम करने होते हैं, मन नहीं कर रहा जाने का आपको छोड़ के, क्योंकि आपके कमेंट्स इतने सारे आ रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ट्राई करेंगे कि सप्ताह के बीच में आया गया तो आ जाए, नहीं तो फिर अगली बार तो संडे को तो आपसे मिलना ही मिलना है। आपका दिन मंगलमय हो।